This conference will now be recorded. जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हमने अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं। IFRS 15 के आज पास्ट पेपर ट्राई करने हैं, तो आप अपनी असाइनमेंट अपने सामने रखें। तो वन बाय वन क्वेश्चन करते जाते हैं। जो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं उसको हम नहीं छेड़ते, और जो क्वेश्चन नहीं हुए उसको हम देखते जाते हैं। तमाम क्वेश्चंस हमने किसी न किसी तरीके से कर चुके हैं, जस्ट थोड़ी सी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमने। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे ही आ जाएं। ये क्वेश्चन पेपर में टोटल ए पार्ट 6 मार्क्स का है और इसका बी पार्ट 5 मार्क्स का, और इसका सी पार्ट 4 मार्क्स का है, और ये आइटम 20 का सवाल है। ठीक है, टोटल अगर आप इसमें देखें तो ये 15 मार्क्स कवर कर रहा है। तो जो इसका सी पार्ट है वो तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब्दुल मोइज का सवाल मैसेज आया कि सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रहता है। जी मोइज भाई, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को ना हम पास पेपर के बाद कवर करेंगे, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वो भी हम कवर जरूर करेंगे कि हो सकता है एमसीक्यूज में उसका सवाल ना पूछा जाए। तो इसका सी पार्ट है द नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन प्रोमिस्ड बाय अ कस्टमर अफेक्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस। फिर वो कहता है कि डिफाइन करो ट्रांजैक्शन प्राइस किसे कहते हैं, और लिस्ट डाउन करो कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो आप अपनी असाइनमेंट में देखें जहां पर ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि वेरिएबल कंसिडरेशन है, कंस्ट्रेंट ऑन वेरिएबल कंसिडरेशन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, नॉन कैश कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर है। ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन प्राइस को अफेक्ट करती हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन उसने थ्योरेटिकल पूछा, और बाकी जो 11 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ए पार्ट तो बहुत ही आसान था। SL sells electrical products at following stand-alone selling price: E1, E2, E3। तीनों की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस उसने बता दी। कहते हैं कैलकुलेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू बी एलोकेटेड। हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है टू ईच प्रोडक्ट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। इंडिपेंडेंट सिचुएशन का मतलब ये होता है कि जो पार्ट 1 है ये अलग क्वेश्चन है, और जो पार्ट 2 है इसका वो अलग क्वेश्चन है। तो पहले हम पार्ट 1 देखते हैं। SL offered to sell 1 unit of each of the above products for ₹90,000। कहता है SL ने ऑफर किया टू सेल 1 यूनिट of each of the above product for ₹90,000। SL regularly sold 1 unit of E2 and E3 together for ₹70,000। कहता है कि ये बिल्कुल ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेशन वाली बात है। अभी कोई सवाल कह रहा है कि सर जी जो 90,000 ये ट्रांजैक्शन प्राइस है, बिल्कुल सही कह रहे हो, 90,000 इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस है। कहता है हर प्रोडक्ट का एक एक यूनिट वो बेचता है, मतलब तीनों यूनिट वो 90,000 के बेचता है। ठीक है, और फिर उसने साथ ही कह दिया कि E2 और E3 का एक एक यूनिट अगर वो बेचेगा तो वो अलग से 70,000 का बेचता है। हम सिर्फ पहले इसकी एलोकेशन करेंगे। तो ये सवाल हमने पहले कई दफा किया है। सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रोडक्ट या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑब्लिगेशन कोई परफॉर्म नहीं करनी।
इस सवाल के अंदर उसने सिंपल ये कहा है कि आप एलोकेशन करके बताएं, हमने कोई इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना। पेपर में एक बात याद रखनी है, जो पूछा जाए वो बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने कोई रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं करनी, जस्ट हर प्रोडक्ट की रेवेन्यू अलग अलग करके बताना है। तो इसमें हमारे पास है E1, E2 और E3। उनकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस E1 की 30,000, 30 और 50, 30,000, 30,000 और 50,000। टोटल अगर हम करेंगे तो 60 प्लस 50 110,000। डन। अब सबसे पहले हमने एलोकेशन करनी है E2 और E3 की, E2 और E3 की एलोकेशन करनी है, और वो करनी है 70,000 के ऊपर। ओके की बात। तो हम यहां पर एक कॉलम बनाएंगे, एलोकेशन E2 एंड E3। जब E2 और E3 को एलोकेट करेंगे तो 30,000 को एज इट इज लिख लेंगे। डन। इस 30,000 को एलोकेट करेंगे, ये आपको पता है 70,000 इन दोनों का टोटल है, यानी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, 80,000 इन दोनों का टोटल मल्टीप्लाइड बाय 30,000। फिर सेम यही फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 50,000। ये हमारी एलोकेशन हो जाएगी E2 की और E3 की। ये हमारी एलोकेशन हो जाएगी E2 और E3 की। तो जनाब अमाउंट बता दे कोई, पहली 70 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 जी 26250। और दूसरी एलोकेशन क्या है 43750। कैलकुलेटर अपने साथ रखो ना, कैलकुलेटर अपने साथ रखो। अब हम एलोकेशन करेंगे E1, E2 और E3 के ऊपर। अब इसका टोटल करते हैं 30,000 और ये 70,000 एलोकेट किया। अब हमने एलोकेट करना है 100,000 को। एलोकेशन 90,000 ओवर E1, E2 और E3। क्या तरीकाकार होगा जनाब? जिसने क्वेश्चंस साथ साथ किए हैं उनके लिए तो काम ये अब आसान है। सर 90,000 को डिवाइड करेंगे 110 से और बारी बारी वो नहीं 100 पे डिवाइड करेंगे। अब गलत बता दिया आपने। जी सॉरी सर 100 पे करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 30,000 करेंगे तो E1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 26250 करेंगे तो E2 का आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 43750 से करेंगे तो E3 की वैल्यू आ जाएगी। जी मेरे भाई, तो 90 डिवाइडेड बाय 100 श्याम ने बताया है कि 27,000 आ रहा है। फिर दूसरे का टोटल बता दें, 23625 जुहेब ने तीनों ही निकाल के बता दिए, 39375 और ये हमारा टोटल बनेगा 90,000, क्योंकि जितने को जिसको एलोकेट करते हैं टोटल भी वही आता है। तो ये हमारे सवाल का फर्स्ट पार्ट है। तो क्योंकि बात ये फर्स्ट पार्ट था, हमने इसको एलोकेट किया। डन जी। और ये
4 नंबर का पार्ट पेपर में आया हुआ है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में वो कहता है SL offered to sell 1 unit of E1, 2 units of E3 for rupees 104,000। कहता है 3 यूनिट वो 3 बेच रहा है, लेकिन अब वो E2 बेच ही नहीं रहा। वो कहता है E1 और E3 के 2 यूनिट्स हैं, वो मैं तीनों यूनिट 104 में बेच रहा हूं। तो बताता कहता है जनाब इसकी भी एलोकेशन करें। हमने मेन रिक्वायरमेंट ये है कि हमने सिर्फ इनकी एलोकेशन करनी है। तो इसमें तो वैसे पहले से भी ज्यादा आसान हो गया। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या प्रोडक्ट लिख देंगे, यहां E1 है और E3 है, लेकिन E3 के 2 यूनिट हैं तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, E1 की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हमें पता है कि 30,000 है। E2 की 1 यूनिट 50,000 का है, तो हमने 2 यूनिट लेने हैं। क्योंकि 3 यूनिट बेच रहे हैं तो हम 3 यूनिट्स की एलोकेशन करेंगे, तो E के 3 यूनिट 2 यूनिट लेंगे। ये हमारे पास आ गया 130,000। एलोकेशन कर लेते हैं। एलोकेशन करनी कितने की है? 104,000। खत्म हो गया जनाब ये सवाल। 104 को डिवाइड कर देंगे टोटल पे 130,000 पे, मल्टीप्लाइड बाय 30,000 करेंगे तो E1 की एलोकेशन आ जाएगी, एलोकेटेड प्राइस। और सेम फैक्टर को 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास E3 के डबल यूनिट की अमाउंट आ जाएगी। तो 104 डिवाइड बाय 30 तो 24,000 आ जाता है E1 और 80,000 आ जाता है E3। तो ये हमारी टोटल 104,000 जो ट्रांजैक्शन प्राइस होगी वो एलोकेट होगी ओवर द E1 एंड E3। हाँ, अगर इसके रेवेन्यू रिकग्निशन की बात आती सवाल के अंदर तो हम कहते हैं जनाब E1 जब ट्रांसफर करेंगे तो 24,000 का रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा और E3 जब ट्रांसफर करेंगे तो 80,000 का रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा। डन। चलें जी, इसका पार्ट 1 डन है। अब आ जाओ इसके पार्ट 2 के ऊपर, जो 5 नंबर का सवाल आया हुआ है। इसमें उसने 4 नंबर का सवाल पूछा है कि अगर परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम के ऊपर तो कैसे रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। कॉस्ट इनकट को देख लेंगे, इनपुट मेथड या आउटपुट मेथड दोनों में से जो मर्जी देख लेंगे। और अगर पॉइंट इन टाइम पर हो रही है तो जब तक एसेट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करेंगे। जैसे ही एसेट कंप्लीट होगा हम अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज करेंगे। राइट। हमेशा एक बात बार बार मैं आपको कहता रहता हूं, सवाल के अंदर देखा करो कि उसने पूछा क्या है, ये मत सोचा करो कि आपको इसमें से क्या आता है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है कंप्यूट प्रॉफिट, उसने रेवेन्यू नहीं पूछा। रेवेन्यू तो सेल होता है और प्रॉफिट होता है सेल माइनस कॉस्ट। यानी प्रॉफिट अगर पूछे तो वो तो होता है सेल माइनस कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। आप में से जिसने क्यूएम पढ़ा हुआ है आप उसने ये पढ़ा होगा कि प्रॉफिट का फार्मूला होता है आर माइनस सी। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? आर माइनस सी। आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। और जिसने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा है उसे भी पता है कि टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस की जाती है तब प्रॉफिट आता है। और इस सवाल के अंदर उसने रेवेन्यू नहीं पूछा बल्कि उसने प्रॉफिट पूछा है। कहता है
compute profit to be recognized for the year ended 2019 and 2020 अगर परफॉर्मेंस ओवर टाइम है एंड परफॉर्मेंस इन टाइम है। अब जनाब अगर ओवर टाइम होगा तो करेंगे क्या, 2019 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और 2020 का अलग रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे जैसे साल कंप्लीट होता जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट इन टाइम है, जिस दिन हमारा काम पूरा हुआ उस दिन पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। डन। अब हम इसका सवाल करते हैं, रेवेन्यू भी देखते हैं और उसकी कॉस्ट भी चेक कर देखते हैं कि कितनी इनकर्ड हुई है। अब चलते हैं, कहता है 1 अक्टूबर 2018 को KCL entered into contract to construct a commercial building for a customer for ₹50 million। कहता है जी उसने 50 मिलियन में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देनी है and a bonus ₹10 million if the building is completed on or before 31st December 2019। कहता है बिल्डिंग वो कंस्ट्रक्ट करके देगा 50 मिलियन में और साथ उसने कह दिया कि अगर बिल्डिंग कंप्लीट होगी ना 31 दिसंबर से पहले पहले तो 10 मिलियन और भी देगा। ये सवाल हमने किया हुआ है, लेकिन हमने कहा था कि अगर नहीं होगा तो पेनल्टी भी मिलेगी। इसमें पेनल्टी नहीं है, अगर कर देगा कंप्लीट तो 60 मिलियन रेवेन्यू होगा, नहीं करेगा तो 50 मिलियन होगा। अब आगे पढ़ते हैं, कहते हैं टिल 30th June 2019 KCL expected that building will be completed within time at a total cost of ₹40 million। कहता है 30th जून 2019 तक उसको यकीन है कि जनाब 31 दिसंबर तक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। पहला साल की बात उसने की, 2019 तक उसको यकीन था। अब अगर मैं 2019 का रेवेन्यू बताऊं ना, जरा ये मैं वर्किंग करने लगा हूं, कोई सोल्यूशन मैं बाद में सिखाता हूं। अगर मैं 2019 के रेवेन्यू की बात करूं ना तो रेवेन्यू आएगा मेरे भाई 60 मिलियन, क्योंकि उसको यकीन है कि बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, तो तब उसका रेवेन्यू 60 मिलियन होगा, 50 मिलियन नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 40 मिलियन कॉस्ट लगेगी। 60 मिलियन रेवेन्यू मिलेगा, 40 मिलियन कॉस्ट। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 2019 के अंदर कितनी कॉस्ट लगी है। वो क्वेश्चन से मैं देख लेता हूं, आगे पढ़ो जरा। However, due to bad weather and time involved in regulatory approvals, the building was completed on 28 Feb 2020। वो अगले साल में बाद में जाएंगे at a total cost of 42 मिलियन, और कॉस्ट भी ज्यादा लग गई। ये भी बात की बातें हैं। हमने क्या करना है, वो कहता है 26 मिलियन वाज इनकर्ड टिल 30th जून 2019। ये है 2019 की कॉस्ट। तो 2019 का तो हम रेवेन्यू पूरा करें ना, मल्टीप्लाइड बाय 26। ऐसा ही है ना, सवाल दिमाग में आ गया ना, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 30th जून तक हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम काम कर लेंगे, तो 60 थी और 30th जून तक जो कॉस्ट थी वो 40 थी और जो इनकर्ड हो चुकी थी वो 26 थी, तो हमने लिख दिया 39 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा हमारा। ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है, ये बात याद रखें। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करूंगा तो प्रॉफिट आएगा। 39 मेरा रेवेन्यू है, तनवीर भाई आप अपना माइक ऑफ रखें, आपका माइक ऑन हो जाता है जी। तो अगर मैं इसके प्रॉफिट की भी जिक्र कर दूं तो 39 माइनस 26 करूंगा तो मेरे पास 13 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो मैं 2019 में रिकॉग्नाइज करूंगा। ये 39 मेरा रेवेन्यू एलोकेशन आ गई और 26 की कॉस्ट लग चुकी है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ओके की बात। अब आता हूं, ये था 30th जून 2019। डन।
अब मैं आता हूं 30 जून 2020 में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, कहता है कि 31 दिसंबर तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। उस टाइम तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। डन। अब रेवेन्यू हमारा 50 का होगा, 60 का नहीं होगा। डन। इसके दो तरीके हैं कि 50 में से 39 हम पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, माइनस कर दो। 50 में से 39 हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, माइनस कर दो। या फिर उसके ऊपर वही काम है, टोटल कॉस्ट अब 42 लगी है, कॉस्ट 42 है और 26 पिछली और अगली मिला के टोटल कॉस्ट 42 है, तो हमारा रेवेन्यू है टोटल 50। 39 हम रिकॉग्नाइज कर चुके थे, 50 माइनस 39 करेंगे तो जो रेवेन्यू आएगा वो 11 का आएगा। 2020 में जो रेवेन्यू आएगा वो 11 का आएगा। जो लोग कुछ मैसेज कर रहे हैं वो या तो उनका इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है या कोई और वजह है जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं लग रही। अदरवाइज ये सवाल रिपीटेड सवाल है यार जी। सर ये रेवेन्यू 11 आएगा, प्रॉफिट नहीं ये रेवेन्यू है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू मेरा 50 है ना, पर मैंने रेवेन्यू फाइंड किया, प्रॉफिट तो बाद की बात है, हम प्रॉफिट का जिक्र ही नहीं करते फिलहाल, इस 13 को भी छोड़ दो, हम प्रॉफिट का भी जिक्र ही नहीं करते। ठीक है, तो हमारा 50 मिलियन टोटल रेवेन्यू अब है, 60 नहीं होगा, जिसमें 39 मैं रिकॉग्नाइज कर चुका हूं पहले पिछले साल, तो बाकी 11 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। अब मेरी टोटल कॉस्ट 42 है, जिसमें 26 पहले रिकॉग्नाइज हो चुकी है, 26 की पहले रिकॉग्नाइज हो चुकी है, तो 16 की कॉस्ट है 2020 में। ये है इसकी वर्किंग। दोबारा सुनिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूं, लेकिन काइंडली टाइम हमारा वेस्ट होता है इस तरह से, आप कंसंट्रेट करके बैठा करें। ठीक है, अगर इस बेसिक क्वेश्चन पे हम टाइम लगाएंगे तो आगे जब ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे तो फिर और ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन 100% होनी चाहिए आपकी। देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि अगर आपने 31 दिसंबर तक काम कंप्लीट कर दिया तो 50 मिलियन के साथ आपको 10 मिलियन भी मिलेगा। ओके, और 30 जून 19 तक एक्सपेक्टेड था कि काम टाइम पे हो जाएगा, और कॉस्ट कितनी पे हो जाएगा, 40 मिलियन की कॉस्ट पे हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 60 को 40 पे डिवाइड किया, रेवेन्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय जितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई, तो हमारा रेवेन्यू आ गया 39। डन। कॉस्ट 26 है 2019 की और रेवेन्यू 39 है। फिर अगले साल हमें पता चला कि एसेट तो कंप्लीट हो रहा है 28 फरवरी को, और बोनस मिलना था कि अगर 31 दिसंबर से पहले पहले हो जाता, तो इसका मतलब है अब बोनस वो नहीं देगा, हमारा रेवेन्यू 50 मिलियन रहेगा। राइट, अब हम क्या करेंगे, फिर 50 मिलियन में से जो पिछला रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है वो माइनस कर देंगे, बाकी जो बचा वो लिखेंगे। अगर फाइंड करोगे तो करने का तरीका क्या क्या होगा कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कॉस्ट 2020 के अंदर। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू तो 50 मिलियन है और कॉस्ट वो कहता है 40 की बजाय कितनी में लग गई, 42, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर लिखते होते हैं टोटल कॉस्ट इनकर्ड, जो पिछले साल थी 26 और बाकी है साल। डन। तो 42 मिलियन जितनी टोटल कॉस्ट लगी, तो अगर 42 से 42 कैंसिल हो गया तो अगले साल का टोटल रेवेन्यू है 50, जिसमें से हम माइनस कर देते हुए पिछले साल का रेवेन्यू, और वो हमारे पास आ गया 11 मिलियन रेवेन्यू। और कॉस्ट कितनी है, 42 माइनस पिछले साल जो लग गई थी वो 16। ये हमारी वर्किंग है। डन। अब हम क्या करेंगे, अब ये सोल्यूशन पे आ जाओ। सोल्यूशन में उसने कहा है प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे 30 जून 2019, बल्कि
अब यहां पर लिख लो 30th जून 2019 और 30th जून 2020। रेवेन्यू वर्किंग नंबर 1 39 2019 का और 11 2020 का, लेस कॉस्ट। और यहां पर अगर टोटल करना चाहते हो तो कर सकते हो, टोटल भी करना चाहो तो टोटल कॉलम जरूरत नहीं है। टोटल रेवेन्यू 50 का, कॉस्ट है 26 इनकर्ड हो गई थी 2019 में, वैसे 14 होनी चाहिए थी लेकिन 42 हुई, तो 42 में बाकी 16 मिलियन की कॉस्ट और यहां पर 42, तो 2019 का प्रॉफिट हमारे पास आ गया 13 और 2020 में लॉस आ रहा है 5 मिलियन का, और नेट अगर करोगे तो आपके पास 8 मिलियन का प्रॉफिट बन रहा है। ये था हमारा पार्ट 1 कि अगर परफॉर्मेंस ओवर टाइम है तो 2019 का में जितना कंप्लीट हो गया 2019 में रेवेन्यू, और 2020 में जो कंप्लीट हुआ वो 2020 में। जी अब बताएं, ये बात क्लियर हो गई सबको? और अगर जिसको ये बात क्लियर नहीं हुई तो पहले जाकर अपना लेक्चर रिवाइज करें परफॉर्मेंस ओवर टाइम वाला, तो फिर हमने ये प्रॉपर इसका क्वेश्चन किया हुआ है। सेकंड पॉइंट इसका है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें पास पेपर की समझ कम लगती है। अब आप देखें कि आप ना इंग्लिश इसकी बड़े ध्यान से पढ़ा करो, स्टेटमेंट से ही मसला चलता है। पॉइंट इन टाइम है तो पॉइंट इन टाइम तो 2019 के अंदर कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि तब तक एसेट हमारी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं हुई थी। जिस दिन परफॉर्मेंस कंप्लीट होगी उस साल अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे टोटल का। यानी अगर परफॉर्मेंस पॉइंट इन टाइम है तो हमारा जो रेवेन्यू होगा 2019 और 2020 का 30th जून, तो हमारा रेवेन्यू 2019 में कुछ रिकॉग्नाइज नहीं होगा और 2020 में 50 मिलियन है। कॉस्ट क्योंकि हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, 42 की कॉस्ट लगी, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2020 के अंदर जाकर, क्योंकि 2019 में हमारी परफॉर्मेंस कंप्लीट ही नहीं हुई थी। पॉइंट इन टाइम का मतलब है जैसे परफॉर्मेंस कंप्लीट वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। ये इसका सेकंड पार्ट था जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। डन। अब जरा असाइनमेंट पे आए। असाइनमेंट पे एग्जामिनर के कमेंट्स पे आए। कहता है पार्ट बी के अंदर एग्जामिनीज हैड नो आइडिया फॉर द एग्जामिन एरिया। वो कहता है उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या चीज फाइंड करनी है। मतलब एग्जामिनर ने खुद कहा है कि जनाब एग्जामिनर जो बी पार्ट अभी हमने जो सॉल्व किया है कि बच्चों को नहीं समझ लगी कि फाइंड क्या करना है, वो रेवेन्यू फाइंड करके आगे होंगे, यही बात है, प्रॉफिट फाइंड नहीं किया होगा। और सी पार्ट में डिड नॉट मेंशन द ट्रांजैक्शन प्राइस शुड एक्सक्लूड अमाउंट्स, वो सी पार्ट में तो वो थ्योरेटिकली था। इसकी मार्किंग स्कीम में ये थी, मार्किंग स्कीम अगर इसमें देखें 70,000 को एलोकेशन करना 2000 2 नंबर का था, 90,000 की एलोकेशन 2 नंबर की थी और 104 को भी 2 नंबर का था। यहां पर देखें 2019 का जो हमने प्रॉफिट फाइंड किया था वो 2.5 मार्क्स का था, 2020 का 1.5 का था, फिर 2019 में कुछ भी फाइंड नहीं किया था वो भी 0.5 मार्क्स का था। परफॉर्मेंस ओवर टाइम के अंदर हालांकि 2019 में तो प्रॉफिट आना ही नहीं था लेकिन उसके भी नंबर थे 0.5 और 2020 का भी 0.5 था। इस तरह से ये मार्क्स एलोकेट हुए हुए। आदिल ने कहा कि इसका सॉल्यूशन देखना है, ये सॉल्यूशन देख लें, ये पार्ट 2 था और ये पार्ट 1 है।
चलें जनाब, अब मैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए और उसकी रिक्वायरमेंट पे आए। क्वेश्चन ये टोटल 14 मार्क्स का है। स्प्रिंग 2020 में ये टेस्ट हुआ है। प्रिपेयर करेक्टिंग एंट्रीज, इसका मतलब है उसने गलत एंट्री पास की होगी, हमने सही एंट्रीज पास करनी है। फॉर द ईयर एंडेड 2019, सिर्फ एक साल की, इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15। 14 नंबर है टोटल जनाब और 3 ट्रांजैक्शंस हैं। अब बड़े ध्यान से हम देखते हैं, रॉन्ग एंट्री पास कर देंगे, करेक्ट एंट्री पास कर देंगे और उनको देखकर रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सवाल करने का ये तरीकाकार क्या होगा कि एक जगह पर हम अपना बना लेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री का पोर्शन, और यानी वर्किंग में हम बना लेंगे, हम एक एंट्री पास करेंगे रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, और एक में करेंगे रॉन्ग एंट्री, ये है वर्किंग हमारी, और फिर सॉल्यूशन में हम पास करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। अब क्वेश्चन पे आओ, पहला पार्ट पढ़ने लगे हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना है। वो लोग जिनको क्वेश्चन ही समझ नहीं लगता, मेन मैंने वही अंग्रेजी सिखानी है बार बार, और इस पे हमने थकना भी नहीं है और कोशिश करनी है कि, क्योंकि आज शायद नमाज की ब्रेक के बाद भी हमें थोड़ी देर के लिए क्लास लेनी पड़े ताकि पास पेपर हम कंप्लीट कर लें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रिच मीर लिमिटेड for the year ended 31st December 19 are under preparation. While review revenue from contract with customers, following matters have been identified. 1st October 2019 को TML sold machine C to Chun Limited for rupees 25 million. As per contract, payment would be made after 2 years. बस यहां तक। अगर हम पेमेंट बाद में लेते हैं 2 साल बाद, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा है, हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू से, क्योंकि 2 साल बाद पैसे मिल रहे हैं 25 मिलियन, प्रेजेंट वैल्यू से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं पॉइंट इन टाइम, और उसका जो इंटरेस्ट है वो करते होते हैं पॉइंट ओवर टाइम। ऐसा ही है। अगर आप आई कैप का सॉल्यूशन देखेंगे तो शायद आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन अब हम सॉल्व करने लगे हैं तो कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। अब उसने क्या किया, यहां तक था क्वेश्चन, यहां तक उसने द अकाउंटेंट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू 25 मिलियन अपॉन डिलीवरी ऑन 1 अक्टूबर 2019। उसने 25 का 25 मिलियन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया। हालांकि जब पैसे 2 साल बाद मिलेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे और उसका इंटरेस्ट पॉइंट ओवर टाइम रिकॉग्नाइज करेंगे। पहले ये इसके अंदर 2 एंट्रीज थी, पहले सिर्फ यहां तक मैं डिस्कस करने लगा हूं, उसके बाद अगली कमीशन की एंट्री पे चलते हैं। ठीक है, तो जनाब आओ जरा एक्चुअल में करना क्या था। वर्किंग के अंदर मजीद वर्किंग की जरूरत पड़ रही है। अब ऐसा करो कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, 25 मिलियन ओवर 1 प्लस रेट बताया होगा क्वेश्चन के अंदर 10%, 0.10 की पावर 2, कितनी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, 25 डिवाइड बाय 20.66, 20.66, और साथ ही अक्टूबर से लेकर, क्योंकि हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है,
फिर इंटरेस्ट रेवेन्यू भी हमने रिकॉग्नाइज करना है 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ये मैंने 3/12 क्यों लिया? क्योंकि 3 महीने हैं उस साल के अंदर। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला सवाल है। 20.66 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। जी जनाब, कितनी अमाउंट आ रही है? 0.309 0.309 6% नहीं है, सॉरी 10% है। 10% है, वैल्यू 10% है। 20.66 0.517 आ रहा है, राउंड ऑफ करो तो 0.52। ओके, अब मेरी जो एंट्रीज बननी थी ना, जरा ख्याल से, जो करेक्ट एंट्री बननी थी 1 अक्टूबर 2019 को एक एंट्री बननी थी रिसीवेबल्स डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 20.66 से। और दूसरी एंट्री होनी थी 31 दिसंबर 2019 को रिसीवेबल डेबिट या कॉन्ट्रैक्ट एसेट जिसे हम कहते हैं, रिसीवेबल डेबिट ये तो कंफर्म है, मिलने हैं तो रिसीवेबल लिखेंगे। रेवेन्यू क्रेडिट या इंटरेस्ट रेवेन्यू, आप लिख लो इंटरेस्ट रेवेन्यू या इंटरेस्ट इनकम। कितनी अमाउंट से? 0.52 से। जनाब ये एंट्रीज पास करनी थी, ये तो सबको पास करनी आती है ना। ये दो एंट्रीज पास करनी थी। उसने जो एंट्रीज पास की है ना, उसने पास की है, वो कहता है जिस दिन 1/10/19 को उसने रिसीवेबल डेबिट करके पूरे का पूरा रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 25 मिलियन से। अब पढ़ के देख लो क्या लिखा हुआ है। सेल रेवेन्यू 25 मिलियन रिकॉग्नाइज कर दिया 1 अक्टूबर 19 को, तो उसने एंट्री पास कर दी रिसीवेबल को 25 मिलियन से डेबिट और रेवेन्यू को 25 मिलियन से क्रेडिट। अब हमने इसको करना है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई करने का वही पुराना तरीका है। जी मेरे भाई, कुछ किया, कमीशन को बाद में भी डिस्कस करना है, मैंने कमीशन को भी नहीं छेड़ा, अभी सिर्फ मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले पॉइंट को छेड़ रहा हूं। रिसीवेबल को डेबिट करना था 20.66 से, उसने डेबिट कर दिया 25 से। ज्यादा डेबिट कर दिया, कितना ज्यादा डेबिट कर दिया? 25 माइनस 20.66 4.34 से रिवर्स कर देंगे, सेम एज इट इज। रेवेन्यू को क्रेडिट करना था 20.66 से, उसने क्रेडिट कर दिया 25 से। अब रेक्टिफाई करते वक्त हम क्या करेंगे? अपना रेवेन्यू रिवर्स करेंगे 4.34 से और अपना रिसीवेबल भी रिवर्स करेंगे 4.34 से। आप इन दोनों को इकट्ठा भी कर सकते थे। हम इन दोनों को, सबूर कह रहा है कि इंटरेस्ट इनकम पर मंथ रिकॉर्ड करेंगे। सबूर भाई साल के एंड पे करना है, एक रिपोर्टिंग ईयर के एंड तक जाना है आपने। अब ये एंट्री उसने पास ही नहीं की, जो एंट्री उसने पास ही नहीं की वो एज इट इज पास कर देंगे। इंटरेस्ट की वो एज इट इज एंट्री पास कर देंगे, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 0.52 0.5। ये थी रेक्टिफाइंग एंट्री। मतलब उसने जो गलत एंट्री पास किया हमने उसको सही करना है, तो पहले हम सही एंट्री बनाएंगे। हाँ, इसको कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते थे कि रिसीवेबल को नेट करके लिख दें, लेकिन वो समझने में मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को।
ठीक है, यहां तक बात ओके है। ये एंट्री आपको आती थी, ये एंट्री उसने पास की थी, इन दोनों को एडजस्ट कर दिया। अब आओ जरा नेक्स्ट इस पार्ट का अगला, कहते हैं फर्दर कमीशन पेड टू सेल एम्प्लॉइज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1.6 मिलियन। कहते हैं हमने अपने एम्प्लॉइज को कमीशन पे किया, और जो अपने एम्प्लॉइज को कमीशन पे करते हैं ना, वो एक्सपेंस होता है। किसी एजेंट को कमीशन पे करते तो उसके बारे में हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पढ़नी है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट पढ़ना है, वो जो हमारा कल का लेक्चर हो जाएगा। वो कहता है कि जनाब फर्दर कमीशन पे टू सेल एम्प्लॉइज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट 1.6 मिलियन वाज कैपिटलाइज्ड एंड बीइंग अमोर्टाइज्ड ओवर 2 years। कहता है एक तो उसको कैपिटलाइज कर दिया, ये आपको वैसे कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स की पढ़ लेते, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पढ़ लेते तो ज्यादा सही समझ लगती, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं, कल वाला ये लेक्चर देखना भी है। कहता है उसने क्या किया, 1.6 मिलियन एम्प्लॉय को कमीशन पे किया। ठीक है जनाब, एंट्री पास करनी थी, करेक्ट एंट्री जरा देखो इसकी। करेक्ट एंट्री तो आपको भी आती है। करेक्ट एंट्री थी कमीशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट या बैंक डेबिट क्रेडिट। कमीशन एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट 1.6 मिलियन से ये एंट्री पास करनी चाहिए थी जब कमीशन पे किया था, लेकिन उसने जो रॉन्ग एंट्री पास की है, एक उसने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को अपना एसेट बना लिया टू बैंक या कैश 1.6 मिलियन से। अली कह रहा है कि कमीशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं। हाँ जी जनाब लिख सकते हैं, हर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। फिर इसको 2 पे डिवाइड करके इसको अमोर्टाइज भी कर दिया, मतलब जैसे हम डेप्रिसिएशन नहीं लेते किसी एसेट की, उसने अमोर्टाइज कर दिया। मतलब इसकी वर्किंग देख लें, उसने क्या किया 1.6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12, 1.6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 12, उसने 0.2 मिलियन की अमोर्टाइजेशन भी चार्ज कर दी। उसने एंट्री क्या पास की उसकी, और क्या एंट्री पास होती है, अमोर्टाइजेशन डेबिट, और जैसे डेप्रिसिएशन होती है 0.2 मिलियन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट 0.2 मिलियन, ये उसने एंट्री पास कर दी है। हमने अब इसको करना है रेक्टिफाई। कैश को क्रेडिट करना था, उसने भी क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है इसको तो ठीक करने की जरूरत नहीं। ओके, कमीशन एक्सपेंस को उसने डेबिट नहीं किया हुआ। अब मैं रेक्टिफाई करने जा रहा हूं, रेक्टिफाई एंट्री, तो हम कमीशन एक्सपेंस डेबिट कर देंगे 1.6 मिलियन से। उसने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को 1.6 से डेबिट किया हुआ है, जो कि हरगिज नहीं करना था, और 0.2 से क्रेडिट भी किया हुआ है। इसका मतलब है हम नेट करके देखते हैं कि क्योंकि डेबिट क्रेडिट से 0.2 तो कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया डेबिट साइड पर 1.4। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो 1.4 बच गया उसको क्रेडिट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 1.4 मतलब उसने 1.6 से गलत डेबिट किया और 0.2 से गलत क्रेडिट भी कर दिया, तो जितना कैंसिल हो गया बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हम क्रेडिट कर देंगे। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को उसने गलत डेबिट किया, करना ही नहीं था, क्योंकि करना तो ये वाली अमाउंट है, करेक्ट एंट्री तो ये थी। इसने इसको करने की बजाय वो एंट्रीज पास की हैं जो उसने गलत एंट्रीज पास की, हम रिवर्स करते जा रहे हैं। अमोर्टाइजेशन को रिवर्स कर देंगे 0.2 मिलियन से, तो जनाब ये बनती है रेक्टिफाइंग एंट्री उसकी कमीशन की।
गॉट इट? चलें जी, अगले सवाल पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि उसने सेकंड पार्ट में क्या गलती की है। कहते हैं टीएमएल एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यार हमने कहा है, यार हमने एक सवाल पूछा है कि सर हमें कैसे पता चला कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है। ये उसने लिखा हुआ है कि ये हमने, वैसे हमारा कल का लेक्चर है राम भाई कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कब करते हैं और कब नहीं करते। ये कल का लेक्चर हमारा है। मैंने पहले कहा था कि ये मैं समझा देता हूँ, कल जब मैंने आपको वो इसका लेक्चर देना है तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन छोड़ दिया है क्योंकि पास पेपर पेंडिंग हो जा रहे थे। चलें जी, TML entered into a contract to manufacture a specialized machine for Dhan Limited at a price of ₹30 million. TML ने कहा जी जनाब हम आपके लिए एक मशीन बना देते हैं धान लिमिटेड के लिए 30 मिलियन में। The contract meet the criteria revenue over time। लो जनाब, परफॉर्मेंस ओवर टाइम आ गया। At the end of the year 1, जो परफॉर्मेंस ओवर टाइम होता है ना, हर रिपोर्टिंग एंड के ऊपर, रिपोर्टिंग ईयर के एंड के ऊपर हमने रेवेन्यू पिछला रिकॉर्ड कर देना होता है, या इनपुट मेथड पे या आउटपुट मेथड पे। ओके, कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट मीट द क्राइटेरिया ऑफ द recognition of revenue over time। At the year end, the machine was 60% complete। 60% मशीन कंप्लीट हो गई, तो हम रेवेन्यू भी 60% का रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू भी कितना रिकॉर्ड करना चाहिए? 60% का। एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट अ फर्दर कॉस्ट ₹10 million वुड बी इनकर्ड। कहता है ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 10 मिलियन की कॉस्ट अभी मजीद इसके ऊपर लगनी है। कितनी कॉस्ट लगनी है? 10 मिलियन की हमारी कॉस्ट इसके ऊपर अभी स्टिल लगनी है। यहां तक हो गया है। 30 मिलियन पे वैसे हासिल करने में टोटल कॉस्ट जो हमारी लग रही है वो आगे पढ़ते हैं। वो कहता है कॉस्ट ऑफ ₹15 मिलियन इनकर्ड टिल ईयर एंड। कहता है 15 मिलियन की कॉस्ट लग चुकी है। 15 मिलियन की कॉस्ट लग चुकी है। ओके, और 10 मिलियन मजीद लगनी है, मतलब टोटल कॉस्ट 25 मिलियन लगनी है। कहते हैं इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। कहते हैं 15 मिलियन जो लग चुकी है वो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री में लिखा हुआ है, वो निकाल देंगे। वो जितनी कॉस्ट लग जाती है ना, उसकी एंट्री पास होती है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री या स्टॉक। वो जितनी हमारा यूटिलाइज हो चुकी होती है इन्वेंट्री या स्टॉक। आगे वो कहता है रिसीट ऑफ ₹11 मिलियन हैव बीन क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। उसने 11 मिलियन का कैश रिसीव किया और डेबिट कर दिया, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। हालांकि रेवेन्यू तो क्रेडिट करना था ना परफॉर्मेंस के ऊपर। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं पहले वर्किंग करने लगा हूं। ओरिजिनल रेवेन्यू हमें रिकॉर्ड करना चाहिए 30 मिलियन पे 25 मिलियन कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 15 मिलियन जो लग चुकी है। डन। तो 30 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 15, 18 मिलियन। या इसका डायरेक्ट 60% ले लेते तब भी यही आना था। हमें जो पहले साल अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो 18 मिलियन का है। ओके, हमारी जो एंट्री पास होनी चाहिए थी वो एंट्री पास होनी चाहिए थी कैश डेबिट 11 मिलियन। कैश कितने से डेबिट करना चाहिए था? 11 मिलियन से। बाकी रिसीवेबल, वो जितने पैसे मिल गए कैश, जो नहीं मिले रिसीवेबल, टू रेवेन्यू 18 मिलियन। ये एंट्री पास करनी चाहिए थी हमें। यानी 11 मिलियन हमें पैसे मिला, उसको कैश लिख दिया, बाकी 7 मिलियन रिसीवेबल्स के नाम से, और रेवेन्यू हमारा 18 मिलियन का हो गया, क्योंकि पहले साल के एंड पे 18 मिलियन बनता है। और जितनी कॉस्ट लग चुकी है
वो तो एंट्री क्या पास होती है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री होती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट, जितनी कॉस्ट लग रही है वो है 15 मिलियन। ये एंट्रीज पास करनी थी, उसने एंट्री पास कर दी रॉन्ग एंट्री, उसने कैश उसको मिला 11 मिलियन, उसने पूरे का पूरा रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 11 मिलियन से। ये उसने एंट्री पास की है, लास्ट एक सेंटेंस में लिखा हुआ है ये चीज। अच्छा आजान हो रही है जी। 25 कैसे पता चला, ये 10 मिलियन और 15 मिलियन, 15 कॉस्ट लग चुकी है, 10 मजीद लगनी है, तो टोटल 25 मिलियन कॉस्ट है उसकी। अच्छा अजान के लिए 2 मिनट खामोशी है, फिर 2 मिनट के बाद ये सवाल कंप्लीट करके फिर नमाज ब्रेक करते हैं, ठीक है। ओके होगी बात। जी मेरे भाई ये क्लियर हो गया। अब हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने का वही जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में तरीका पढ़ा हुआ है। कैश को डेबिट करना था, डेबिट हो चुका है। रिसीवेबल को उसने डेबिट किया ही नहीं। अब मैं यहां पर रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर रहा हूं, तो मैं रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा 7 मिलियन से। रेवेन्यू को क्रेडिट करना था 18 मिलियन से, उसने किया तो हुआ है क्रेडिट, लेकिन 11 मिलियन से किया हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो मजीद हम क्रेडिट कर देते हैं। डन। मतलब रिसीवेबल उसने तो 11 मिलियन जो कैश मिला सिर्फ उसको डेबिट किया हुआ है, हमने जो 7 मिलियन रिसीवेबल है उसको डेबिट कर दिया, और रेवेन्यू 18 से क्रेडिट करना था 11 से हुआ है। और ये एंट्री उसने पास ही नहीं की, हम एज इट इज एंट्री पास कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 15 मिलियन से, इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि उसने कहा है कि जितने कॉस्ट लग चुकी है वो इन्वेंट्री पे भी नजर आ रही है, तो हम इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे। ओके चलें जी, लास्ट पार्ट पे आए। आपने रेवेन्यू फाइंड किया, इसके ना 25 कहां से आया है? 30 जो डिवाइड किया है 25 टोटल कॉस्ट है ना। ये देखो यहां पर जरा गौर कीजिएगा, कहते हैं इट वाज एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट 10 मिलियन वुड बी इनकर्ड। मतलब जो 40% अभी काम रहता है उसके ऊपर 10 मिलियन कॉस्ट लगनी है। कॉस्ट ₹15 मिलियन इनकर्ड टिल ईयर एंड, 15 मिलियन की कॉस्ट लग चुकी है,
तो टोटल कितनी कॉस्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लगनी है? 25 मिलियन की। टोटल जो कॉस्ट हमारी लगनी है, आपको पता है रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट पे डिवाइड करते हैं जितनी लगनी होती है, और मल्टीप्लाइड बाय जो उस साल इनकर्ड हुई है। क्लियर होगी बात? चलें जी, आगे चलते हैं। थर्ड के अंदर महीन का मैसेज है कि सर 18 कैसे आया? 18 इसको सॉल्व करके ये देखें, 30 डिवाइड बाय 25, 30 रेवेन्यू है टोटल और 25 टोटल कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय 15 जो कॉस्ट इनकर्ड हो गई है, ठीक है, इसलिए 18 मिलियन है। और अली ने सवाल किया है बड़ा इंटरेस्टिंग कि सर उसने कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री हमने क्यों पास की, उसने तो मांगी नहीं। अली भाई जरा गौर फरमाएं, कहता है जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है हैज बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में नहीं रहनी चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री खत्म करनी चाहिए। तो हमने अपना स्टॉक कम करना है जितना लग चुका है, ठीक है, तो स्टॉक क्रेडिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर देंगे। जी जनाब, नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट है, और मेरे ख्याल में इस पार्ट के बाद नमाज पढ़ते हैं, और फिर बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है 4, 5 करवा चुका हूं मैं, 6, 7 भी हो चुका है। तो कल बाकी जो सवाल रह गए फिर हमें एक दिन ज्यादा लगाना पड़ेगा। मेरा तो इरादा था कि आज खत्म कर देते, तो बाकी कल कर लेंगे, लेकिन ये पार्ट हम पहले पूरा कर लें। TML entered into contract to sell 1 unit of machine A and machine B for a total price of rupees 16 million. ये हमने पढ़ा हुआ है सवाल। Machine A was delivered in December 2019 to the customer, while machine B was delivered in January 2020. Done? कहते हैं the consideration of 16 million is due only after TML transfer both machine to the customer. याद आया कि मशीन ए के पैसे तब देंगे या तब राइट टू रिसीव होगा जब आप मशीन बी को हमें ट्रांसफर करेंगे। कहता है TML सेल मशीन ए एंड बी एट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 16 मिलियन एंड 8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। लो जनाब, सबसे पहले तो हम इसकी एलोकेशन कर लें। मशीन ए और बी 12 मिलियन और 8 मिलियन, टोटल 20 मिलियन हो गया। एलोकेशन करनी है 16 मिलियन के ऊपर, 16 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 12, 16 डिवाइड 20 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो जनाब मुझे अमाउंट बता दें। 16 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 12 9.6, और 16 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 6.4। डन होगी बात? तो ये 16 मिलियन पूरा हो गया। आगे पढ़ते हैं, उसने गलती क्या की। अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं ना, तो एंट्री मेरी पास क्या होगी भला? मैं उसको देखे बगैर एंट्री पास करता हूं। जिस दिन मैं मशीन ए ट्रांसफर करूंगा, मेरी एंट्री पास भला क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 9.6 मिलियन से, 9.6 मिलियन से। बात क्लियर हुई? अगर मैं अभी उस एंट्री की तरफ नहीं जा रहा कि उसने क्या कहा है, डन। और जिस दिन फिर बी ट्रांसफर होगा, उस दिन मैं क्या एंट्री पास करूंगा? जिस दिन बी ट्रांसफर होगा, रिसीवेबल डेबिट करूंगा। कितनी अमाउंट से भला? रिसीवेबल। अरहम कह रहा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्यों डेबिट किया? अरहम, कंडीशन है कि जब बी ट्रांसफर करोगे तब ए के पैसे मिलेंगे या तब ए के पैसे ड्यू होंगे। तो अभी हमारा रिसीवेबल कंफर्म नहीं हुआ,
अब हमारा रिसीवेबल कंफर्म हो गया टोटल कितनी अमाउंट से, जितनी भी अमाउंट 16 मिलियन से हमारा रिसीवेबल डेबिट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट हम क्रेडिट कर देंगे 9.6 से और रेवेन्यू अपना क्रेडिट कर देंगे, बाकी जो 6.4 अमाउंट बचती है। ये एंट्री बननी थी, करेक्ट एंट्री ये है। ओवरऑल अगर हम बात करें, मैं अभी सवाल की तरफ नहीं जा रहा, ये सवाल हमने पहले किया हुआ है यहां तक, उसने किया एंट्री पास, देखते हैं उसकी तरफ चलते हैं। आगे देखता है, कहता है कंसिडरेशन ऑफ 16 मिलियन इज ड्यू ओनली आफ्टर टीएमएल ट्रांसफर बोथ मशीन टू द कस्टमर। अब टीएमएल ए एंड बी की स्टैंड और सेलिंग प्राइस 12 और 8 की बनाई, यहां से देखें द अकाउंटेंट रिकॉग्नाइज रिसीवेबल एंड रेवेन्यू 12 मिलियन अपॉन डिलीवरी ऑफ मशीन ए। कहता है जैसे ही उसने मशीन ए को ट्रांसफर किया, उसने 12 मिलियन से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब अब आ जाए जरा, उसने यहां पर जो ये एंट्री पास करनी थी ए को डिलीवर करते वक्त, उसने यहां पर एंट्री पास कर दी रिसीवेबल डेबिट 9.6 मिलियन से और रेवेन्यू क्रेडिट 12 मिलियन से। सॉरी, उसने जो एंट्री पास की है उसने 12 मिलियन से एंट्री पास कर दी। हालांकि एंट्री ये पास करनी थी, ये एंट्री तो आया जब बी को ट्रांसफर करेंगे तब करेंगे, मेन ये एंट्री उसने पास की है, ये वाली। तो ये करनी थी, ये वाली उसने पास कर दी, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी, ये उसने रॉन्ग एंट्री पास कर दी। अब हमने इसको ठीक करना है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करना था, उसने किया ही नहीं। मैं रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने लगा हूं। कॉन्ट्रैक्ट एसेट को उसने डेबिट करना था, वो उसने किया ही नहीं 9.6 मिलियन से। ओके, रेवेन्यू को क्रेडिट करना था 9.6 मिलियन से, उसने क्रेडिट कर दिया 12 मिलियन से। ज्यादा क्रेडिट कर दिया या कम? 12 माइनस 9.6 2.4। तो रेवेन्यू रिवर्स कर देंगे, जितनी अमाउंट से उसने ज्यादा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। डन। फिर आ जाओ रॉन्ग पे, रिसीवेबल को डेबिट अभी करना ही नहीं था। अभी रिसीवेबल को, क्योंकि जब दूसरी कंडीशन पूरी होगी तब रिसीवेबल डेबिट होगा, तो हम अपना रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे 12 मिलियन से। ये है रेक्टिफाइंग एंट्री जो पास करनी थी। आई कैप के सोल्यूशन अगर आप जब कभी देखोगे, उसने उसको सेपरेट सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अगर उसको भी कंबाइन करोगे तो यही एंट्री बनेगी। और ये एंट्री हमने एडिशनल पास की है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये एडिशनल एंट्री है। ये तो मैंने वैसे ही पास करवाई है कि जब बी ट्रांसफर करेंगे तो ये एंट्री पास होगी, तो अभी बी ट्रांसफर ही नहीं किया था। डन। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो गई है, ये वाली। ठीक है मेरे भाई, तो ये 2 सवाल हमारे हो गए। तो कल इंशाल्लाह हम इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी इसका क्वेश्चन 1 भी हो गया, अब 2 भी हो गया, कल हम 3 करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 4 और 5 पहले हो चुके हैं, अब हमारा 6 रह गया, 7 भी हो चुका है और हमारा 8 रहता है। 3 सवाल इसके पास पेपर के रहते हैं मजीद हमारे जो आपके असाइनमेंट में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगर कोई मसला आएगा तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।